हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, मैंने अपना एक ऐप बनवा लिया है और वो ऐप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर मैंने फर्स्ट ग्रेड में प्रथम श्रेणी व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है उसके फर्स्ट पेपर में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस, एलडीसी की भर्ती जो अभी विज्ञप्ति जस्ट जारी होने वाली है, उसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के कोर्सेज उपलब्ध करवा रखे हैं। उसके अलावा रीट मेंस का जो बैच है, मेंस एग्जाम जो जनवरी में आपकी होनी है, उसके लिए भी मैं कोर्सेज अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये अलग अलग परीक्षाओं के लिए कोर्स जो हैं आप यहाँ से बाई पूरा कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल और इसी नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो आप सभी को पता है। टेलीग्राम चैनल पर मैं काफ़ी बार टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो भी आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से टेस्ट सामग्री आप कोई भी पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में जो मैं सांख्यिकी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल और ऐप पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सांख्यिकी स्टैटिक्स की बेसिक बातें बताने जा रहा हूं और इस स्टैटिक्स में हम आज की क्लास में कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इनका अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इन चीज़ों का अपन आज की क्लास में अध्ययन करेंगे और वो किस प्रकार से हैं उनको अपन समझते हैं। पहले मैं आपको इन सभी की बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। आपको आज की क्लास में नोट कुछ भी नहीं करना, इन सभी की मैं आपको पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दूंगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें और सभी पॉइंट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट उसमें आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अपन आज की क्लास की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूँ स्टैटिक्स, सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। सांख्यिकी अध्ययन का वो क्षेत्र है जहां पर आप आंकड़ों का संकलन, उनका प्रस्तुतिकरण, उनका विश्लेषण और उनका निर्वचन पर विचार करते हैं। कोई भी डाटा जो हैं आप उनको इकट्ठे करते हैं, उनको आप सारणीबद्ध करते हैं और सारणीबद्ध करने के बाद उनका विश्लेषण करके उनसे रिजल्ट निकालते हैं, वो सांख्यिकी कहलाती है, स्टैटिक्स कहलाती है। स्टैटिक्स में अगर अपन सबसे पहले बात करें तो डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन किस प्रकार किया जाता है उस पर अपन बात करते हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं गहराई से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात तो अपन करें तो डाटा क्या है। सबसे पहले अपन बात करें तो डाटा क्या है या आंकड़े क्या है, आंकड़े किसे कहते हैं अपन उसकी बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले आंकड़े क्या हैं। आपको देखो सीट में जैसे उपलब्ध करवा रहा हूं तो उसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा एकदम से समझा देता हूं, उसके बाद आप सीट से उसको और भी आसानी से समझ सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या जो अंक होते हैं, तथ्य या आंकड़े जो होते हैं, अंक होते हैं, उन्हीं को आंकड़े कहा जाता है। उद्देश्य आपका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम किसी गांव की जनसंख्या के बारे में, किसी गांव की साक्षरता के बारे में, किसी गांव की रोजगार की स्थिति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, तो उद्देश्य साक्षरता हो सकता है, वहाँ स्वच्छता का हो सकता है, उद्देश्य आपका कोई भी हो, आय व्यय का हो सकता है, लेकिन उद्देश्य के निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए जो तथ्य हैं या जो अंक हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आंकड़े या डाटा कहा जाता है। डाटा दो प्रकार के होते हैं। डाटाज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े, दूसरे होते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों का एक नाम और भी लिया जाता है, इनको सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े भी कहा जाता है। इनको सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े भी
कहा जाता है। दोनों ही नाम इसके होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के हैं आपने देखे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का दूसरा नाम होता है गौण आंकड़े भी कहा जाता है। अब प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। प्राथमिक आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान करने वाला है, वो अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। मतलब वो खुद से एकत्रित करे या किसी थर्ड पर्सन से परोक्ष रूप से उससे एकत्रित करवाए, इकट्ठा करवाए, वो बात अलग है। खुद करो चाहे किसी दूसरे से आप इकट्ठा करवाओ, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल नए सिरे से पहली बार एकत्रित किए जाते हैं और वो आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे आपको अगर पता हो तो जैसे गृह मंत्रालय अपना है वो हर 10 वर्षों के बाद जनगणना करता है और वो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। वो कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े संकलन की जो विधियां हैं वो अपन उनको बाद में देखेंगे, एक बार दोनों की परिभाषा देखते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े हैं वो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े, ये द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी संस्था या किसी संगठन या किसी गवर्नमेंट के द्वारा पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं। किसी भी संगठन के द्वारा पहले से एकत्रित किए हुए होते हैं। वो प्रकाशित भी हो सकते हैं, वो प्रकाशित नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन अगर आप उन आंकड़ों को रीयूज करते हो, उनका दोबारा प्रयोग करते हो, तो वो द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहलाते हैं। इसमें इस बात की संभावना थोड़ी सी रहती है कि द्वितीयक आंकड़े जो है वो विश्वसनीय कम होते हैं। विश्वसनीय कम क्यों होते हैं, वो किसी संस्था के द्वारा किस प्रकार से या कितनी उनमें सत्यता है, कितनी उनमें एक्यूरेसी है, वो अपन उसको नहीं कह सकते। किसी संस्था या किसी संगठन के द्वारा पहले से एकत्रित किए हुए हैं और उस संस्था या संगठन ने हो सकता है उन आंकड़ों को प्रकाशित किया भी हो और प्रकाशित नहीं भी किया। तो द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित हो भी सकते हैं, प्रकाशित स्रोत से भी ले सकते हैं आप, और अप्रकाशित स्रोत से भी ले सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही स्रोतों से लिए जा सकते हैं और उनको अगर आप दोबारा यूज करते हैं तो वो अपने लिए द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहलाते हैं। अब बात अपन करें तो सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो हैं वो आप दो प्रकार से इकट्ठे कर सकते हो। आप दो प्रकार से कैसे इकट्ठे कर सकते हो, या तो आप प्रत्यक्ष अन्वेषण करें, आप खुद जाएं। जैसे आप किसी गांव की जनसंख्या या किसी गांव की साक्षरता का अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसी गांव में महिला, पुरुष और बच्चों की संख्या का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत अन्वेषण करें, आप खुद जाएं। तो प्रत्यक्ष अन्वेषण से आप खुद करते हैं, या तो आप खुद कर सकते हैं या आप परोक्ष करवा सकते हैं, किसी के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। अगर आप परोक्ष रूप से अन्वेषण करवाते हैं तो परोक्ष रूप से अगर करवाते हैं तो उसमें क्या क्या विधियां हो सकती हैं। परोक्ष रूप से आप कोई सूचियां भरवाकर या कोई प्रश्नावलियां भरवाकर या गांव के कोई विशेषज्ञों के माध्यम से या कोई संवाददाता है उसके माध्यम से, जैसे मान लो गांव में कोई प्रमुख व्यक्ति हैं, अलग अलग मोहल्ले वाइज 4 प्रमुख व्यक्ति, 5 प्रमुख व्यक्ति हैं, आप पूरी जानकारी, गांव की सभी जानकारियां वहां से भी ले सकते हैं। तो वो विशेषज्ञों के माध्यम से, किसी संवाददाता के माध्यम से, या कोई गांव में प्रश्नावली भरवाकर या कोई अनुसूची भरवाकर आप परोक्ष रूप से भी आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। और वे सभी आंकड़े भी क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े ही कहलाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े संकलन की एक तरह से दो विधियां हो गई, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से आप खुद गांव में जाकर आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, परोक्ष रूप से आप सूची भरवाओ, कोई प्रश्नावलियां भरवाओ, संवाददाताओं से एकत्रित करवाओ या किसी विशेषज्ञों के माध्यम से भी आप आंकड़े ले सकते हैं। और वो केवल और केवल कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बात करें अपन द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़ों की, तो द्वितीयक आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं, वो प्रकाशित भी हो सकते हैं, वो अप्रकाशित भी हो सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में हो सकते हैं। अगर प्रकाशित स्रोत की अपन बात करें
तो प्रकाशित स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई सरकारी, यहां पर अगर बात करें तो जैसे कोई सरकारी प्रकाशन है, गवर्नमेंट की अपनी बुक्स जो आती हैं, गवर्नमेंट अपनी योजनाओं को जिस बुकलेट में छापती है, वो सरकारी जो प्रकाशन है वहां से अगर आप कोई भी आंकड़े लेते हैं तो वो कौन से होंगे? द्वितीयक आंकड़े हैं, प्रकाशित हैं, वो पहले से गवर्नमेंट ने उनको प्रकाशित कर रखा है। अगर उसके अलावा देखें तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनाइटेड स्टेट वगैरह है, या WHO कोई भी संगठन UNO है, उनके द्वारा पहले से एकत्रित और प्रकाशित किए गए आंकड़े जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, वे भी कौन से हैं? द्वितीयक आंकड़े ही होते हैं। कोई अर्ध सरकारी प्रकाशन हो, कोई भी अर्ध सरकारी प्रकाशन हो, उसके द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़े हो तो वो भी द्वितीयक आंकड़े होंगे। कोई शोध करने वाला विद्यार्थी है, उसने शोध किया और शोध करने के बाद अपने आंकड़े प्रकाशित किए, अपन उन आंकड़ों को अगर काम में लेते हैं अब, तो वो अपने लिए द्वितीयक आंकड़े हैं। इसके अलावा और देखो तो किसी समिति या किसी आयोग की रिपोर्ट, किसी विषय के लिए किसी समिति का गठन किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट आती है, उसके जो आंकड़े आते हैं, वो अपने लिए द्वितीयक आंकड़े होते हैं। उसके अलावा कोई पत्र पत्रिकाओं में कोई भी जो आंकड़े एकत्रित करके प्रकाशित किए जाते हैं, वे भी अपने लिए द्वितीयक आंकड़े ही होते हैं। और अगर इसके अलावा अपन देखें तो इसके अलावा कोई अनुसंधान संस्थान है, कोई भी अनुसंधान की जो संस्थान है और वो आंकड़े प्रकाशित करती है और वो आप काम में लेते हैं, तो वो भी आपके लिए द्वितीयक आंकड़े ही कहलाते हैं। तो द्वितीयक आंकड़े जो हैं, सेकेंडरी डाटा हैं, वो प्रकाशित या अप्रकाशित हो सकते हैं। प्रकाशित स्रोत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी पत्र पत्रिका, कोई अर्ध सरकारी संगठन, कोई सरकारी संगठन, कोई समिति आयोग है, या किसी शोधार्थी का कोई शोध है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे प्रकाशित स्रोत है द्वितीयक आंकड़ों के। अप्रकाशित स्रोत का मतलब यह है, कई बार आंकड़े एकत्रित तो कर लिए जाते हैं लेकिन वो किसी भी कारणवश प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, और आप उन डाटाज को, उन आंकड़ों को अगर आप काम में लेते हैं तो वो अप्रकाशित स्थिति में होते हैं, लेकिन आप उनका रीयूज कर रहे हो, एक तरह से एकत्रित किए हुए हैं, पहले से आप उनको उपयोग में ले रहे हो, तो वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े ही होते हैं या गौण आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े आपने बेसिकली दो प्रकार के देखे और दोनों के संकलन की विधियां, कलेक्शन ऑफ डाटा, दोनों के संकलन की विधियां भी आपने यहां पर देखी हैं। इस प्रकार से आपने इनको देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण। इन सभी की जो PDF है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। PDF से आप अच्छी तरह इनको समझ लें और पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा मैं इन सभी को आपको समझा रहा हूं और आपको PDF से भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण बेसिकली 4 आधार पर किया जाता है। 4 आधार सॉरी आंकड़ों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। सबसे पहले अपन देखें तो भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर किस प्रकार से आंकड़ों का वर्गीकरण, मैंने आपको बताया 4 आधार पर आंकड़ों को बांटा जा सकता है। सबसे पहले भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार का मतलब जैसे कोई भी राज्य है, अलग अलग राज्य हैं और उनमें अलग अलग खाद्य उत्पादन की स्थिति पर अपन चर्चा करें, या आप ये कहें अलग अलग स्टेट जो हैं उनमें खाद्य उत्पादन के आंकड़े आप इकट्ठे करें। यहां पर जैसे राज्य आ गए और ये उनमें भोजन या खाद्यान्न जो है उसकी मात्रा, गेहूं कितनी, चावल कितनी, या अलग अलग जो भी है, राजस्थान है, MP है, UP है, अलग अलग राज्यों की खाद्यान्न की जो स्थिति है उसको अपन अगर दर्शाएंगे आंकड़ों के माध्यम से, तो वो किसके आधार पर है? भौगोलिक आधार पर है। और वो कौन से हैं? एक तरह से आंकड़ों का वर्गीकरण है, किस प्रकार से? भौगोलिक आधार पर है। सेकंड अपन देखें अगर, तो दूसरा वर्गीकरण है इसका समय अनुसार, समय के आधार पर, समय अनुसार। समय अनुसार का मतलब समय के आधार पर, समय के आधार पर जैसे आप प्रतिदिन के आंकड़े या महीनों के या वर्षों के या घंटों के आंकड़े ले सकते हैं। जैसे आप देखते हो तो कंपनियां विभिन्न
जैसे ऑटो कंपनियां अपने आंकड़े जारी करती हैं कि वर्ष की पहली तिमाही में उसके इतने वाहनों की बिक्री हुई, अगली तिमाही में इतने वाहनों की बिक्री हुई, या कई कंपनियां प्रति महीने अपने आंकड़े जारी करती हैं, तो वो एक तरह से किस आधार पर हैं, समय अनुसार हैं, समय के आधार पर हैं। तो आंकड़े दो आधार पर आपने देखे, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, समय के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, और तीसरा है गुणात्मक आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जा सकता है। गुणात्मक आधार पर, गुणात्मक आधार का मतलब ये है, जैसे मान लो आप किसी गांव की साक्षरता, उस गांव की बेरोजगारी, या उस गांव में जैसे आप है बुद्धिमत्ता, इन चीज़ों का अगर आप अध्ययन करते हैं और इन पर आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वो उसके गुणों को दर्शाते हैं, उस किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के गुणों को दर्शाते हैं, तो वो गुणात्मक आधार पर आंकड़े कहलाते हैं। ये आधार पर कौन से गुणों के जो आंकड़े होते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता पर, आप बेरोजगारी पर, आप ईमानदारी पर, आप किसी गांव की बेकारी पर, इन सब पर जो आंकड़े एकत्रित करते हैं वो इनके गुणात्मक आधार पर आंकड़े कहलाते हैं। और चौथा होता है संख्यात्मक आधार पर, संख्यात्मक आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। संख्यात्मक आधार पर, संख्यात्मक आधार का मतलब है जैसे आपने आंकड़े एकत्रित किए, किसी कक्षा की सभी बच्चों की भार है, किसी कक्षा के सभी बच्चों की आयु है, आप किसी कक्षा के सभी बच्चों की हाइट है, उनकी ऊंचाई है, या आप ये करो किसी गांव की जनसंख्या जो है उनका आय और व्यय है। तो जो संख्या के रूप में जो मान होते हैं वो संख्यात्मक आधार पर होते हैं, संख्यात्मक आधार पर। तो आंकड़ों का वर्गीकरण जो है वो बेसिकली 4 आधार पर किया जाता है, भौगोलिक आधार पर, समय के अनुसार, गुणात्मक आधार पर और संख्यात्मक आधार पर। ये आंकड़ों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। देखिए नेक्स्ट, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को संग्रहण करने के बाद उनको सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, और व्यवस्थित करने ही जो है वो आंकड़ों का एक तरह से प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। आपने आंकड़े एकत्रित कर लिए, किसी गांव की जनसंख्या की आपने साक्षरता की स्थिति ले ली, लेकिन उनको आंकड़ों को आप जब सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन होगा, उनका प्रस्तुतिकरण होगा। वो आंकड़ों का प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण कहलाता है जब आंकड़ों को आप सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बारे में इस आधार पर है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा अपन लास्ट में करेंगे। अभी मैं इनकी बेसिक बातें ही आपको शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। नेक्स्ट इसके बाद देखें विचर। विचर क्या है? नॉर्मली जो बारंबारता बंटन जो होता है, बारंबारता बंटन किस प्रकार का होता है? जैसे मान लो ये कोई बारंबारता बंटन है, इस बारंबारता बंटन के अंदर ये जो अपन x काम में लेते हैं, ये f बारंबारता काम में लेते हैं, x जो होता है इसको क्या कहा जाता है? विचर कहा जाता है। विचर, इसको क्या कहा जाता है? विचर कहा जाता है। और इसमें नॉर्मली प्राप्तांकों के लिए किसका काम में लेते हैं? विचर को काम में लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में वह संख्या या विचर की परिभाषा अगर आप देखना चाहो तो वह संख्यात्मक राशि जिसका मान उद्देश्य में बदलता रहता है, उद्देश्य के अनुसार जिसका मान बदलता रहता है, वो संख्यात्मक राशि क्या कहलाती है? विचर कहलाती है। विचर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं खंडित विचर। विचर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खंडित विचर और दूसरे होते हैं सतत विचर। सतत विचर, तो विचर दो प्रकार के होते हैं, एक खंडित विचर होते हैं, दूसरे सतत विचर होते हैं। खंडित विचर का मतलब जैसे आपको यहां पर मान दे रखे हो, 30 दे रखा है, फिर 35 दे रखा है, फिर 40 दे रखा है, फिर 45 दे रखा है, इस प्रकार से आपको मान दे रखे हो, तो ये तो विचर कौन सा हो गया? खंडित विचर हो गया। 30 है, फिर 35, 40, 45, 50 इस प्रकार से दे रखा है। दूसरा हो जैसे आपको सतत, सतत विचर का मतलब कंटिन्यूअस हो, सतत हो। सतत का मतलब जैसे आपको 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40,
इस प्रकार कंटिन्यूअस अगर दे रखा होगा तो वो विचर कौन सा कहलाता है, सतत विचर कहलाता है। तो विचर है जो उद्देश्य के अनुसार जिसका मान बदलता रहता है वो विचर कहलाता है। विचर दो प्रकार के होते हैं, एक खंडित विचर और एक सतत विचर। नेक्स्ट देखिए परिसर या परास। परिसर या परास या रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। परिसर, परास या रेंज। रेंज क्या होती है, जो आंकड़े आपको दिए जाते हैं उन आंकड़ों का उच्चतम मान और उनका निम्नतम मान जो है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है वो परिसर कहलाता है, वो रेंज कहलाती है। आप ये कह सकते हो विचर के अधिकतम और न्यूनतम मानों, विचर कौन सा है ये, इसके अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, परिसर या परास कहलाती है। जैसे आपको मान लो किसी कक्षा के बच्चों का भार दे रखा हो, किसी कक्षा के बच्चों का भार दे रखा हो, किसी कक्षा के बच्चों का भार है 12 किलो, 18 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 17 किलो, 19 किलो, इस प्रकार ये किसी कक्षा के बच्चों का भार आपको दे रखा है और इन आंकड़ों का परिसर या रेंज आपसे पूछी जाए तो आपको बतानी पड़ेगी रेंज क्या होगी। रेंज कैसे निकालेंगे, यहां पर अधिकतम सबसे बड़ा जो मान है वो क्या है 25 और सबसे न्यूनतम मान कौन सा है 12। इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अंतर कितना है 13। मतलब रेंज होगी जो परास होगी वो कितनी होगी 13 होगी। नेक्स्ट देखिए बारंबारता। किसी वर्ग विशेष में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या, वर्ग विशेष में आने वाले प्रेक्षणों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, प्रेक्षणों की जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। जैसे आपको ये देखें, अगर अपन यहां पर आपको आंकड़े इस प्रकार दे रखे हैं 40 से 50, किसी कक्षा के, किसी विद्यालय की किसी कक्षा के बच्चों का टेस्ट लिया गया और टेस्ट में बच्चों के जो प्राप्तांक आए वो 50 में से आए हैं और ये बच्चों की संख्या दे रखी है 10 से 20 नंबर के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 के बीच में 6 बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 बच्चों के बीच नंबर के बीच में 4 बच्चों के अंक आए और 40 से 50 के बीच में 2 बच्चों के नंबर आए। ये बच्चों की संख्या दे रखी है, ये बारंबारता है। ये क्या कहलाती है, बारंबारता। प्रेक्षणों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, बारंबारता कहा जाता है। वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, परास में अगर वर्गों की संख्या का भाग देंगे, किसमें, परास में, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल क्या होता है, परास बटे वर्ग, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। वर्ग अंतराल का मतलब ये जो डिफरेंस है, वर्ग अंतराल 20 से 30, 30 से 40, 10-10 का वर्ग अंतराल है। ये 10-10 का जो वर्ग अंतराल है वो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, परास में, परास रेंज जो भी मैंने बताई उसमें वर्गों की संख्या, वर्ग यहां पर जैसे 1, 2, 3 और 4 वर्ग हैं, तो परास में वर्गों की संख्या का अगर भाग देंगे तो वहां से आपको वर्ग अंतराल का पता चल जाएगा। ये एक तरह से इसका बेसिक सूत्र है। इनमें से 3 मान है, एक तरह से परास और वर्गों की संख्या देकर आपसे वर्ग अंतराल, वर्ग कितने वर्ग अंतराल हैं उनका आपको मान पूछा जा सकता है, तो आप इससे बता सकते हैं। वर्ग की सीमाएं, क्या, वर्ग सीमाएं, सीमाएं अपन जानते हैं, वर्ग सीमाएं 2 होती हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। जैसे मान लो ये वर्ग है, इस वर्ग की बात करूं तो इसमें ये 30 जो है तो ये तो निम्न सीमा है और ये 40 कौन सी सीमा है, उच्च सीमा है। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमाएं अलग अलग होती हैं। इस वर्ग की ये निम्न सीमा है तो ये इसकी उच्च सीमा, ये इसकी निम्न सीमा है तो ये इसकी उच्च सीमा है। वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई, वर्ग माप या आप इसको वर्ग चौड़ाई भी कह सकते हो। वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई। वर्ग माप मतलब उसका जो अंतर है, ये वर्ग माप कितना है 10 है, यहाँ पर वर्ग की जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 है। उच्चतम उच्च सीमा में से निम्न सीमा, किसी वर्ग की उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, वर्ग की चौड़ाई या वर्ग माप आपको पता चल जाएगा। वर्ग चिन्ह, देखिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको इनको याद करना है, आपको ध्यान इनको रखना है
इन पर आधारित बेसिक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में और वो काफी बार पूछे जाते हैं। वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा जो होती है उनको, उनका जो औसत है, या आप ये कह सकते हो कि उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, वो क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। जैसे मान लो ये वर्ग है, इस वर्ग का अगर वर्ग चिन्ह आपको निकालना है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा तो कितनी है 10, उच्च सीमा कितनी है 20, इन दोनों का औसत, औसत कैसे आएगा? दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो वो औसत हो जाएगा। दोनों को जोड़ा तो 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो औसत या वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 15 आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात किया जा सकता है, दोनों को सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो वो वर्ग चिन्ह का मान आपको प्राप्त होता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? बारंबारता बंटन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है खंडित श्रेणी और एक होता है सतत श्रेणी। बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी, तीसरी होती है सतत श्रेणी। बारंबारता बंटन 3 प्रकार के होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बारंबारता बंटन के प्रकार बताओ, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो बारंबारता बंटन 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी मतलब जनरली कोई डाटा आपको दे रखा हो, किसी कक्षा के बच्चों का भार आपको दे रखा हो 15 किलो, 18 किलो, 17 किलो, तो वो जो डाटा दे रखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इसके अलावा अगर खंडित श्रेणी की अपन बात करें तो खंडित श्रेणी जिस प्रकार आपको यहाँ पर x की जगह ये मान दे रखा हो, जैसे मान लो इस प्रकार आपको कोई भी डायग्राम या कोई सारणी हो, जैसे इसमें ये x है और ये f है। आपको अगर बात करें जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इस प्रकार दे रखा है, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? खंडित श्रेणी हो गई। या आपको ये मान इस प्रकार भी हो सकते हैं, किस प्रकार? जैसे मान लो 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, इस प्रकार दे रखे हों। अब ये इसमें 0 से 10 तक के मान आ जाएंगे, लेकिन 10 से 11 के बीच के मान कहाँ आएंगे वो अपने को नहीं पता। यहाँ 11 से 20 के बीच में आएंगे, 10 यहाँ नहीं आया और यहाँ देखो 20 आगे नहीं आया रखा। ये श्रेणियाँ कौन सी श्रेणियाँ होती हैं? खंडित श्रेणियाँ होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी तो एक जनरल श्रेणी है जिसमें आपको सामान्य मान दे रखे होते हैं। खंडित श्रेणी है इस प्रकार से भी हो सकती है और जनरली 10, 20, 30 भी हो सकती है। और तीसरी कौन सी होती है? सतत श्रेणी, जैसा इस प्रकार दे रखा है। इस वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा है, फिर इस वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा है। इस प्रकार से जो श्रेणी होती है वो कौन सी श्रेणी होती है? सतत श्रेणी होती है। तो बारंबारता बंटन है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद बारंबार सतत श्रेणी में, जो सतत श्रेणी है इसके अंदर 2 प्रकार से वर्गांतर बनाए जा सकते हैं। एक होती है अपवर्जी श्रेणी और एक होती है समावेशी श्रेणी। आपको थोड़ा सा इनके बारे में नाम याद रखना है, बाकी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार की श्रेणियां होती है, एक अपवर्जी श्रेणी और एक समावेशी श्रेणी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता की अपन बात करें तो यहां पर जो मैंने एक बारंबारता बंटन बना रखा है, इसी बारंबारता बंटन की अपन संचयी बारंबारता CF ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता को CF से डिनोट किया जाता है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने 5 लिया, 5 है तो बारंबारता सबसे पहले 5 लेंगे, फिर 5 को इस 6 में ऐड करेंगे तो 5 और 6 जुड़ के कितने हो गए? 11 हो जाएंगे। फिर इस 11 को नेक्स्ट इस 4 में जोड़ेंगे तो 11 और 4 15 हो जाएंगे। फिर इस 15 में नेक्स्ट 2 जुड़ेगा तो 15 और जो 2 17 हो जाएंगे। ये इसकी संचयी बारंबारता प्राप्त करने का तरीका होता है। संचयी बारंबारता सबसे पहले 5 है तो 5, फिर 5 में नेक्स्ट 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17। ये संचयी बारंबारता है। अगर यहां पर इन सब का जोड़ देखोगे तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, इन सभी का योग 17 आया, इन सभी बारंबारताओं का योग 17 आया।
और जबकि संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है वो भी कितना आया, 17 ही आपको प्राप्त हुआ। ये मान दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं। बारंबारताओं का कुल योग और अंतिम संचयी बारंबारता सदैव क्या होती हैं, समान होती हैं, और अगर समान हैं इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सही किया है। ये संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता बंटन दो प्रकार के होते हैं। संचयी बारंबारता बंटन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, और दूसरा होता है से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, बंटन कितने प्रकार के होते हैं, संचयी बारंबारता बंटन दो प्रकार के होते हैं। बारंबारता बंटन तो होते हैं 3 प्रकार के, जबकि संचयी बारंबारता बंटन जो है CF जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन होता है। ये आपने आज की क्लास में डाटा क्या होते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण 4 आधार पर, और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद परास परिसर रेंज है, या आपने वर्ग अंतराल, वर्ग माप, वर्ग चौड़ाई, वर्ग चिन्ह, और ये जैसे बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, इन सभी की आपने बेसिक बातों को समझा है, बेसिक बातों को पढ़ा है। इन सभी बातों की मैं PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, उस PDF से आप इनको और अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन पर आधारित प्रश्नों को सरल करवाऊंगा, अपन उनको अगली क्लास में देखेंगे। ओके, और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप इन सब को, या इन सब के जो क्रमबद्ध वीडियोस हैं वो आप अपने ऐप पर देख सकते हैं। ऐप जो है वो अपना मैथ्स विद ओम झाझड़िया के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं रीट मेंस का सिलेबस अभी जारी करने वाला हूं। उसके अलावा प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता के, या रीट लेवल 2 और रीट लेवल फर्स्ट के LDC वगैरह के बैचेज मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। जर्नल मैथ्स का, जर्नल रीजनिंग का, ये भी बैच में जल्दी स्टार्ट वहाँ पर कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इच्छित हों वो वहाँ से कोर्स अपना बाई कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।